राजेश, मोकामा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। क्या आपको देखने को मिला? क्या जातियों का टकराव वैसा ही है जैसा हम लोग रोज सुनते हैं? बिल्कुल, देखिए रजत जी, जब चुनाव प्रचार के दौरान तमाम तरह की बातें होती हैं, विकास की बातें होती हैं, रोजगार की बातें होती हैं, लेकिन जो पोलिंग डे होता है रजत जी बिहार में, इसके पहले भी हम देखते रहे और आज भी कुछ जुदा देखने को नहीं मिला। जातियों के हिसाब से ही लोगों ने वोटिंग की। साफ साफ कई लोगों ने तो यह भी कहा कि फला कैंडिडेट हमारी जाति का है, इस वजह से हम उसे वोट दे रहे हैं। और मोकामा में ये बहुत ज्यादा देखने को मिला, मोकामा और उसके आसपास के इलाकों में, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जो यहां एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद उसकी शव यात्रा निकली, उसमें जिस तरीके से नारेबाजी की गई, उसने कहीं ना कहीं जो सवर्ण जातियां हैं उनको गोलबंद किया, उनको एनडीए के पक्ष में गोलबंद किया। यह यहां पर नजर आ रहा है। और सिर्फ मोकामा की हम बात नहीं करें, मोकामा से बगल में बाढ़ है, अगर टेघरा है, साथ ही बेगूसराय है, मटिहानी है, इन सब इलाकों में जितना मैं घूमा उससे यह समझ में आया कि जातियां जो हैं वो गोलबंद हो रही हैं। अगर हम दूसरी जातियों की बात करें, यादव जाति की बात करें, या फिर मोकामा में धानुक जाति पर सबकी नजर थी, वो इस बार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और वो उसी को लेकर बहुत चुनाव प्रचार था कि आखिर धानुक जाति किसके तरफ जाएगी। तो जातियां गोलबंद हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग खुल के इसके बारे में बात कर रहे थे। और खास के सवर्ण जातियां इस हत्याकांड के अलावा वो जंगल राज, जो पुराना राज था लारू राबड़ी का, उसे वो नाम देते हैं और उसका जिक्र करते हैं। और तेजस्वी के तमाम वादों का जब जिक्र होता है तो वो कहते हैं कि उनके पिताजी का राज हमने देखा है, इस वजह से उन पर भरोसा नहीं होता है। तो सवर्ण जातियां ये कहती हुई नजर आ रही हैं। जबकि अगर हम यादव जाति की बात करें, वो पूरी तरीके से तेजस्वी के पीछे खड़े हैं। तो आपने राजेश बिल्कुल कंफर्म किया जो बात हम यहां बैठ के चर्चा करते हैं रोज की, बिहार की राजनीति में आज भी जातिगत समीकरणों का बड़ा असर है और मोकामा से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। शोएब, सारण में क्या हालचाल है? हर आदमी बात कर रहा है जो बिहार का मुस्लिम वोटर है वो कहां जाएगा? आरजेडी के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा, या फिर उसको चैलेंज मिलेगा ओवैसी से? आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, लोगों ने क्या बताया आपको? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा समीकरण है बिहार में, MY समीकरण। इसको लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं शुरुआत से ही होती रही और जो गठबंधन है वो समझता है कि हमारा वोटर है। हालांकि आज की वोटिंग का जो पैटर्न है उसमें ये बात नजर भी आई। हम सारण ही नहीं, आसपास की जितनी विधानसभा सीटें थी सारण जिले की या दूसरी, उन तमाम जगहों पर गए और जो MY समीकरण है वो यकीनन जो गठबंधन के उम्मीदवार है उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ये बात सच है कि कई सीटों पर, जैसे रघुनाथपुर की अगर बात करते हैं या फिर बहादुरपुर की बात करते हैं या मुंगेर की बात करते हैं, इन तमाम सीटों पर जो MY समीकरण है बड़ा मजबूत है और गठबंधन ये समझ रहा है कि ये वोट उनको मिला है यकीनन। लेकिन 2020 को अगर हम देखते हैं तो इन तमाम सीटों पर जो मार्जिन था वो काफी कम रहा था। ऐसे में ये भी जो एनडीए के लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि भले ही 2020 में ये वोट तब भी उनको मिला था, लेकिन कुछ सीटों पर तब भी जो एनडीए के उम्मीदवार थे वो जीते थे। तो अगर वो सिलसिला परंपरागत तरीके से चलता भी है तो उनको इन सीटों पर थोड़ा सा भी अगर वोट दूसरे लोगों का मिलता है, यानी पिछड़ी जाति का, तो इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा 2-3 सीटें ऐसी है जहां फ्रेंडली फाइट की बात कांग्रेस और CPI करती हुई दिखाई दी। उसमें बिहार शरीफ भी है एक सीट। तो वहां पर अगर देखें तो वहां सीधे तौर पर वोट बढ़ता हुआ दिखाई दिया दोनों तरफ, CPI की तरफ भी, कांग्रेस की तरफ भी, और इसका सीधा जो फायदा है वो एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दिया। असदुद्दीन ओवैसी की जहां तक बात है तो 121 सीट जो जिन पर आज वोटिंग हुई है वहां पर बहुत ज्यादा असर असदुद्दीन ओवैसी का यहां पर नजर नहीं आया, क्योंकि सीमांचल का जो इलाका है जहां पर पिछली बार उन्होंने 5 सीटें जीती थी जो MIM ने, वहां 11 तारीख को चुनाव है, हो सकता है कि वहां ज्यादा असर हो और वहीं पर एक तरीके से कैंप किए हुए हैं इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी। आप कह रहे हैं कि जो सीमांचल में है वहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं और वहीं पर ज्यादा असर होगा, ओवैसी वहीं पर ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। बहुत दिन से हमने देखा है वहीं कैंप किए हुए हैं।